गुड मॉर्निंग सभी को। DSCS एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। चलो हम लोग कल दर्पण पढ़ रहे थे। दर्पण में हम लोग देखे थे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कैसे बनता है वो पढ़ते। समतल दर्पण को हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण समतल दर्पण की विशेषताओं से तो सब पढ़ लिए थे। गोलीय दर्पण में जो पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले आइए समझते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। पहले हम फोटो कर लेते हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण समझ लीजिए। गोलीय दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसे कोई इस तरह से कोई कांच है, ठीक है, तो इसको अगर ये हम इधर अगर रंग दिए तो बन जाता है अवतल दर्पण। अगर इसको इधर रंग दिए तो बन जाता है इधर वाला अगर परावर्तक रहा तो उत्तल दर्पण, ठीक है। इसी को हम दो भाग में बांटेंगे, एक अवतल और एक उत्तल। तो यहाँ देखो सबसे पहले नंबर इसका परिभाषा ले लेना। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब चलिए इधर हम पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। थोड़ा देखिएगा अवतल दर्पण क्या। अवतल दर्पण इस तरह से हो जाता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण ऐसे रहेगा आपका अवतल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। इसमें बहुत सारे बिंदु पढ़ेंगे, M और N को। तो इसका परिभाषा क्या होना चाहिए? वैसा अवतल, अवतल मतलब अंदर की ओर, अवतल मतलब अंदर की ओर। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। इस तरह से इसका प्रकाश का बिजली का परावर्तन हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो तो कहलाता है वो अवतल दर्पण। पा रहेंगे नहीं भी पा रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से एक रहने देते हैं। इस समय किरण आरेख का नियम में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको बोलते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो तो उसका अवतल दर्पण बोलते हैं। तो इसको ध्रुव P बोला जाता है, इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, इसको मुख्य फोकस बोला जाता है, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये सब बात में वीडियो वाला पढ़ेंगे। तो ये उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? इसका मुख्य रूप से परिभाषा हम लोग देखिए। उत्तल दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो उसे बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। ऐसे इस तरह से प्रकाश तो किरण डॉट डॉट में जाएगा क्योंकि पार तो हो नहीं पाएगा, इसलिए डॉट डॉट में जाएगा। तो दैट देखो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का परिभाषा याद रखना है। तो बोलना है अवतल मतलब अंदर की ओर, उत्तल मतलब उठल। वैसा परावर्तक सतह जिसका उठा हुआ हो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। उसे उठा हुआ, उसे उभरा हुआ, ठीक है। उठल मतलब या उभरल मतलब उसको बोल सकते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो तो उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो मतलब उठल हो तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। उठल तो उत्तल और अंदर तो अवतल, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं हम लोग दर्पण का परिभाषा। चलो आज रहा होगा तो इसके अगले वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग फिर से समझ लेते हैं दर्पण का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जिसे देखो दर्पण हम लोगों को बताए थे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। इधर साइड रंग दो पीछे की ओर, जिसका अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, जिसका ऊपर की ओर उठा लो तो उत्तल दर्पण। तो सबको पता होगा। चलिए आइए अब अगला दूसरा वीडियो में हम पढ़ रहे इधर इसमें पढ़ रहे हैं कि अब गोलीय दर्पण के कुछ बिंदु हम समझ लेते हैं। इसे देखो पूछेगा दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अंदर की ओर, बाहर की ओर उठा हुआ है, इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसमें समझते हैं बारी बारी से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। इसमें क्या होगा? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? पूछेगा दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं?
तो ये बोलेंगे दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। मतलब दर्पण जो है ना, जितना बड़ा आईना है उसका बीचों बीच वाले भाग को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो एक बार इसको पी से सूचित करते हैं, दर्पण के ध्रुव को पी से सूचित किया, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। उत्तल दर्पण में भी होगा, इसको पी से सूचित किया जाता है। अब अगर केंद्र किसे कहते हैं? ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे इस तरह गोलाकार कांच था, इस गोलेकार कांच के इस केंद्र को ही क्या करेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये जो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? जिस तरह से बीड़ित का त्रिज्या होता है, उस तरह दर्पण का त्रिज्या बोलेंगे। तो यहाँ बोलेंगे दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। यहाँ से यहाँ जो होता है, इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। और उसके बाद हो गया फोकस। फोकस क्या होता है? जैसे देखो, फोकस हम ये बता रहे हैं, जैसे कोई भी ये किरण है, ये कोई भी किरण है, इधर समझ लो छोटा सा दर्पण में, अगर ये कोई भी किरण है, यहाँ से ये किरणें गई दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाशित किरणें जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। मतलब प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर जैसे कोई किरण इधर गया, दर्पण से टकराया, चाहे इधर निकलेगा चाहे इधर निकलेगा, जो यहाँ से निकलेगा ना, दर्पण के मुख अक्ष के, ये प्रधान अक्ष या मुख अक्ष जिसको भी बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसके जिस बिंदु पे ये किरणें टकराएगी उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे फोकस, मुख्य फोकस बोला जाता है। तो मुख्य फोकस का परिभाषा बोलेंगे, मतलब जिस तरह से इधर देख लो, ये अवतल दर्पण के समांतर आया, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को हम लोग दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाशित किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस बोला जाता है। मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। जिस तरह से ये आया और ये टकरा कर इस तरह से आ रहा है, तो इसको हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं, इसको एफ से सूचित किया जाता है। और आगे देख लो, इसके बाद हम लोग मेरा क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी ईजी है। जिस तरह से हम लोग बोल रहे थे दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते थे, उसी तरह से यहाँ से फोकस, यहाँ दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। अब फोकस को बड़की एफ से, इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। अब इसमें आएगा वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, वो बाद में पढ़ेंगे। मतलब वस्तु दूरी को एफ से, मतलब वस्तु दूरी यू से, प्रतिबिंब दूरी को बी से सूचित किया जाता है, तो अगले में पढ़ेंगे। और इसमें उत्तल दर्पण में भी देख लो, इसमें कैसे होगा, वक्रता त्रिज्या इधर नहीं, दर्पण के आगे नहीं बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़े थे, उत्तल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब वो आभासी बनता है, और अवतल दर्पण में जो हमेशा है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा अवतल दर्पण में वो आभासी बनता है, वो कंडीशन हम बताएंगे। तो उससे पहले इतना उतार लो, एक बार फिर से समझ लेते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको सी से सूचित किया जाता है। और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो यहाँ दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और फोकस किसे कहते हैं ये भी समझ लो। यहाँ पे देखो, फोकस किसे कहते हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहा जाता है, उसको एफ से सूचित करते हैं। अब फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। और उसके बाद फिर ये सेम कंडीशन उत्तल दर्पण में भी होता है। उत्तल दर्पण में जैसे यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आया कोई किरण इधर, तो डायरेक्ट खींचा रहता है इधर डॉट, क्योंकि प्रकाश इधर नहीं जाएगा तो डॉटेड में दिखाएंगे। तो इस तरह से आया कोई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ टकराएगा? ये तो इधर टकराएगा नहीं, ये इधर जाकर के इस तरह से हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस पे मिलेगा, ये तो फोकस पे मिलेगा नहीं, क्योंकि इस पे जाएगा तो ये पसार देगा, इसलिए यहाँ पे ये डॉटेड में दिखेगा कि ये फोकस पे मिल रहा है। यहाँ पे डॉटेड में दिखाया जाएगा कि ये फोकस पे
मिल रहा है। उत्तल दर्पण का ये होगा आपका मुख्य फोकस पीछे की ओर। इसी तरह से सेम अवतल दर्पण में जैसे होता है उसी तरह से उत्तल दर्पण में हम समझ लेंगे सब कुछ। इसको बकर ध्रुव भी उसी होगा और यहाँ पे बकरता त्रिज्या हो जाएगा, पीछे की ओर होगा। तो फिर इसके बाद चलिए आगे हम लोग पढ़ते आगे। अभी हम कुछ समझ रहे थे दर्पण के कुछ बिंदु के बारे में, जिससे मैंने देखा था दर्पण के ध्रुव किससे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते थे, और दर्पण के ध्रुव पढ़े थे, और दर्पण का वक्रता केंद्र पढ़े थे, उसका वक्रता त्रिज्या पढ़े थे, फोकस पढ़े थे, फोकस दूरी पढ़े थे। और उसका आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दर्पण से संबंधित। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा, जो कि है इस तरह से दर्पण के कुछ किरण आरेख का नियम, कहाँ से किरण जाएगा तो कहाँ से निकलेगा, ये कुछ नियम होता है प्रकाश का। तो वो नियम हम 4 नियम मुख्य रूप से होता है, चारों को आराम से कर लेंगे। देखो क्या होता है। सबसे पहला नियम है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य यानी कि फोकस से होकर गुजर जाती है। तो ये तो समझ में नहीं आता, पर 1-2 बार देख लेंगे तो सब पक्का कर लेंगे। ये हो गया एक उत्तल दर्पण, ये एक हो गया आपका अवतल दर्पण। मैंने क्या बोल रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें। तो यहाँ पहले एक प्रधान अक्ष बना लेंगे इस तरह से आपका, और उसके बाद फिर इसमें क्या होगा प्रधान, ये उत्तर उल्टा बना देखिएगा, थोड़ा सा सही रहेगा। इधर उत्तर बना लेते हैं, इधर उत्तर बना लेते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो यहाँ देखो इस तरह से, मतलब मुख यहाँ क्या बोल रहा है गोलीय दर्पण के, ये देखो प्रधान अक्ष के समांतर, इसको हम लोग बोलते थे प्रधान अक्ष, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव की मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। यहाँ से प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, ये नियम है, जब भी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, ये फोकस से होकर गुजर जाएगा। जब भी ये प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से होकर गुजर जाएगा, ठीक है। और दूसरा नियम भी इसमें अवतल उत्तल दर्पण में ऐसा होगा, ये तो सीधा सीधी पार नहीं होगा, ये इस तरह से जाएगा और यहाँ पे डॉटेड रेखा में इसको दर्शाएंगे, तो ये इस तरह से फोकस से आएगा, फिर ये मेरा डायरेक्ट इधर दिखाएगा, इधर निकल रहा है। जिस तरह से इसमें देखो प्रकाश की किरणें, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में इस तरह से गया और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर, फोकस से निकल रहा है। तो इसमें भी देखो फोकस से ही गुजर रहा है। यहाँ हम इसको देखेंगे डॉटेड रेखा हम दर्शाएंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से जाएगा, दर्पण ये रंगा हुआ है, इधर तो होगा नहीं। अवतल दर्पण प्रकाश को किरणें को अपसारित कर देती है, इधर फैला देगी, सब एक जगह तो लाएगी नहीं, इसके कारण से ये इधर कर देगी। इसका फोकस में कैसे मिलेगा, इसको दर्पण से पीछे मिलाया जाता है डॉटेड रेखा करके, इसीलिए उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया पहला नियम किरणारेख का, क्या मुख अक्ष के समांतर जब भी कोई किरणें जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से गुजरेगा। और दूसरा यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। तो इसमें भी देख लो क्या होता है। अरे यहाँ सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बना लेंगे, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया आपका एक अवतल दर्पण। यहाँ समझ लो, तो यहाँ पे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसको बोलते थे, सी को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते थे। यहाँ पे देखो सी रहेगा, यहाँ से आएगा कोई किरणें इस तरह से, वक्रता केंद्र सी। तो यहाँ से कोई किरणें जिस तरह से इधर से अगर आया ऐसे, इधर से आएगा, इसी पथ पे वापस फिर लौट जाएगा। इसमें जब इस तरह से जाएगा तो कैसे होगा,
इसमें यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र इस साइड होगा उत्तल दर्पण का, क्योंकि इसका प्रतिबिंब तो इधर साइड बनता नहीं है। ये इस तरह से जाएगा किरणें, और ये तो इधर तो जा नहीं पाएगा, तो ये डॉट डॉट रेखा हम दर्शाएंगे। ये वक्रता केंद्र पे गया और इधर से गया और वापस जो इधर से जाता है इधर से ही वापस लौट जाता है, खुद पथ पे ही अपना लौट जाता है। ठीक है, इसमें कैसे गया, उत्तल दर्पण में ये गया और इधर ही लौट आया, पर इधर भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो इधर से ही लौट जाएगा। तो इधर डॉटेड में दिखाएंगे इसको हम, और यहाँ एफ हो गया फोकस, और इधर भी क्या हो जाएगा, फोकस होगा, एस होगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो आगे दो नियम और बच गया है। तो सबसे पहले ये दोनों बात कर लेते हैं। पहला किरण गणित का नियम क्या है, कोई भी किरणें मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो वो कहाँ से गुजर जाएगा, वो हो जाएगा मुख अक्ष के समांतर जा रहा है तो फोकस से होकर गुजरेगा। और अगर जो कोई भी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से जाती है तो वो वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। प्रकाश किरण आरेख का दूसरा नियम, दोनों नियम हो गया, और दो नियम और बच गया आपका। चलो देखो, मैंने अभी दो नियम पढ़ा था कि ये अवतल दर्पण के, अभी बताना तो लोग फिर से दोनों चारों एक नियम पढ़ लेते हैं। पहला नियम हम क्या पढ़े थे, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो, पहला हम पढ़े थे कि ये अवतल दर्पण है तो मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। और दूसरा हम क्या पढ़े थे, अगर कोई किरणें मतलब वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगा। अगर कोई किरणें को वक्रता केंद्र से हम गुजार रहे हैं दर्पण पे, तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर से ही लौट जाएगा। पर हम तीसरा नियम हमारा ये पढ़ रहे हैं, प्रकाश के किरण आरेख का तीसरा नियम ये है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है। इस तरह से सिंपल है। देखो, ये हो गया आपका पहले उत्तल दर्पण, उत्तल हो गया, और ये आपका हो गया अवतल दर्पण। इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं अवतल दर्पण में क्या। देखो क्या पूछ रहा है, अब इस बार गुजार रहे हैं कहाँ से किरणें, हम मुख्य फोकस से गुजरने वाले। अगर फोकस से गुजारेंगे तो क्या होगा, अगर ये वक्रता केंद्र है, ये एफ है, अगर हम एफ से गुजार रहे हैं किरणें तो क्या होगा, जैसे एफ से इधर से गया ना किरणें, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। जिस तरह से उल्टा इसका समझो, अगर यहाँ से जा रहा था तो यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ से जाएगा तो फिर यहाँ से गुजरेगा। मतलब कि अगर जो कोई किरणें मुख अक्ष के समांतर था तो वो फोकस से गुजर रहा था, तो इसमें क्या होगा, फोकस से जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, मुख अक्ष के समांतर गुजर जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसमें समझ लेते हैं इसका। देखो उत्तल दर्पण में उसी तरह से हो जाएगा, ये अगर जो मुख फोकस से होकर गुजरेगा, ये समांतर हो जाएगा। इस तरह से फोकस से गुजारेंगे ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। इस तरह से उत्तल दर्पण में हम दिखा सकते हैं। तो आगे हमारा है, इसमें एक और बच गया है, ये आपका होगा उत्तल दर्पण। इसमें अवतल दर्पण में समझ लीजिए, दिख रहा है ये कोई अवतल दर्पण है। और इसके बाद हम ये कोई अवतल दर्पण है, यहाँ से कोई किरणें थीटा एंगल से आता है तो थीटा एंगल से ही परावर्तन हो जाता है। अगर ये प्रधान अक्ष और ये आपतित किरण के बीच का कोण अगर थीटा डिग्री है, यहाँ जो परावर्तन होगा ये भी थीटा डिग्री से ही परावर्तन हो जाएगा। तो यही इसका नियम है कि मतलब अगर कोई भी आपतित किरणें, या देखो दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें जिस एंगल से आती है उसी एंगल से लौट जाती है। यहाँ अगर थीटा एंगल से आ रहा है तो थीटा एंगल से ही वापस ही लौट जाती है। ये हो गया चारों नियम। चारों नियम को चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसका ये लिख लेना, यानी कि दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली किरणें दर्पण से, यानी कि आपतित किरणें जिस एंगल से आती है उसी एंगल से क्या हो जाती है, लौट जाती है। चारों नियम को फिर से एक बार किरण आरेख का नियम हम पढ़ लेते हैं। देखो पहला नियम क्या पढ़ाए थे यहाँ पर,
मुख अक्ष के समांतर आता है तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। मुख अक्ष के समांतर, ये हो गया आपका मुख अक्ष, तो मुख अक्ष के समांतर आया तो कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से। ये हो गया पहला नियम। और दूसरा इसका अपोजिट याद करो ना, इसका उल्टा याद कर लेंगे, जस्ट एकदम इसका उल्टा जस्ट अपोजिट याद कर लेंगे हम लोग। क्या, ये आपका दर्पण हो गया आपका, या देखो उल्टा याद करेंगे, फोकस से जा रहा है तो कहाँ जाएगा, दर्पण के समांतर, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। कोई भी किरण मुख फोकस से जा रहा है तो दर्पण के समांतर हो जाएगा। यहाँ से इधर से आ रहा है तो इधर से फोकस से गुजरेगा, उसका उल्टा ये दूसरा नियम हो गया, ये फोकस से जाएगा तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। और तीसरा हम पढ़े थे ये वाला, दिख रहा है यहाँ पर, देखो तीसरा नियम हम लोग ये पढ़ लेंगे कि यहाँ से समझ लेना। तीसरा यही पढ़े थे कि अगर कोई किरणें वक्रता केंद्र से जा रहा है सी से, ये और ये हो गया सी और ये हो गया एफ, तो अगर कोई किरणें वक्रता केंद्र से जा रहा है तो ये इस दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पथ पे लौट जाएगा। ये पढ़े थे। और लास्ट वाला हम पढ़े थे, चौथा नियम आपका ये वाला, कि अगर कोई ये किरणें है और ये आपका दर्पण है, अगर थीटा एंगल से जा रहा है तो थीटा एंगल से क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। चारों नियम आपका ये रहा, मतलब मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से गुजर जाएगा, और उसके बाद अगर फोकस से जाएगा तो ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। और उसके बाद ये किरणें थी कि अगर जो कोई वक्रता केंद्र से गुजरेगा तो वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाएगा, और थीटा एंगल से जाएगा, ध्रुव के पास अगर थीटा एंगल से जाएगा तो थीटा एंगल से उसका परावर्तन हो जाएगा। तो ये था 4 नियम किरण आरेख का। ठीक है, उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, तो उसके बाद आगे आप समझ सकते हैं।